नमस्कार, पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था में हमने ठोस के बारे में बताया है, ठोस के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। इसके अलावे हम लोग पिछली क्लास में ठोस का पूरा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाने थे कि ठोस को कितने भाग में बांटा गया है, जैसे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। फिर क्रिस्टलीय ठोस को 4 टाइप में हम लोग बांटे हैं, जिसमें आणविक ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का कोई प्रकार नहीं होता है। इसमें से आणविक ठोस के हम लोग 3 प्रकार पढ़े हैं, जिसमें आपका ध्रुवीय ठोस होता है, अध्रुवीय ठोस होता है और हाइड्रोजन आवंतित ठोस होता है। इन सभी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, यह सब उदाहरण सहित हम लोग देखे हुए हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। यह आपको पहले भी हमने बताया है कि यह जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है, जहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा उसका पूरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जो भी नाम आएगा उसको याद रखना पड़ेगा कि किसका कौन सा नाम होता है। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझना होगा। जैसे पिछली क्लास में बताए थे तो हमने बताया था कि कैसे आप ठोस को क्लियर कर सकते हैं कि किस ठोस को हम कौन सा कहते हैं उसके गुण के आधार पर। तो उन सभी ठोसों के गुणों का अवलोकन करके उसका निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली सोचिएगा तब इसको आप आसानी से कर पाइएगा, आसानी से देख पाइएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग ठोस को पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस को, उसमें एक शब्द आया था क्रिस्टल। तो फिर क्रिस्टल क्या होता है? तो क्रिस्टल को जानने के लिए यानी कि क्रिस्टल को बताने के लिए हम लोग अब जानेंगे, अगला टॉपिक हमारा है क्रिस्टल जालक। यानी कि जो ठोस के रूप में क्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जो स्वरूप होता है। हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो यह क्रिस्टलीय ठोस का वह प्रकार होता है जो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाया जाता है। और वही क्रिस्टलीय ठोस के विभिन्न प्रकार के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग मौखिक रूप से पिछले क्लास में जाने थे। अब जानेंगे हम लोग कि क्रिस्टल जालक क्या होता है या त्रिविम जालक क्या होता है। यानी कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो उसके कण होते हैं, वह चाहे आणविक रूप में कण हो, चाहे धात्विक रूप में कण हो, या सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ कण हो, या आपका जो भी आपका कण है हम लेते हैं, उस सारे कणों को जब हम अंतरिक्ष का मतलब हो गया कि साइंस में अंतरिक्ष वायुमंडल के बाहर को नहीं कहा जाता है। जब जमीन से आप ऊपर आ गए तो यह सारा जो व्यवस्था है जिसमें हम व्यवस्था में अपने हाथ पैर को चला रहे होते हैं, इस व्यवस्था को, इस जगह को स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्रिस्टल जालक का मतलब क्या होता है। अर्थात जब किसी ठोस में शामिल अवयवी कणों को त्रिविम में व्यवस्थित किया जाता है या वैसे व्यवस्थित किया जाता है कि जहां पर वह अंतरिक्ष में पूर्ण रूप से अपने पूरी व्यवस्था को निर्धारित कर सके, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। यानी कि क्रिस्टल जालक वह स्वरूप है, वह व्यवस्था है जिसमें त्रिविमीय ज्यामिति में या 3 बीमा में किसी ठोस में शामिल अवयवी कणों को निर्धारित करते हैं या व्यवस्थित करते हैं, उसको क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल जालक के बारे में एक केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ब्रेवे, उन्होंने बताया था, जिसके कारण इस क्रिस्टल जालक को हम ब्रेवे जालक कहते हैं। इसके बनावट के अनुसार उन्होंने बताया कि 14 प्रकार के हम क्रिस्टल जालक को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की जो व्यवस्था होती है वह 14 होती है, या ब्रेवे जालक की जो संख्या होती है वह 14 होती है। लेकिन मुख्य रूप से क्रिस्टल जो बनते हैं वह 7 प्रकार के ही बनते हैं। उनकी व्यवस्था में कुछ अंतर होने के कारण वह 14 हो जाते हैं।
अब 14 कैसे होंगे इसको भी हम लोग जानेंगे आगे। अभी यह जानिए कि क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टलीय ठोस में शामिल अवयवी कणों को जब त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं और उसके व्यवस्था के फलस्वरूप जो हमें जालनुमा संरचना या जो ठोस संरचना प्राप्त होती है उसको क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उसको जानते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक में शामिल जो अवयवी कण होते हैं वह क्रिस्टल के जालक बिंदु कहलाते हैं और यह सभी जालक बिंदु जहां उपस्थित होते हैं यह उनका जालक स्थल कहलाता है। उन सारे जालक बिंदुओं को जब हम एक रेखा के अनुदिश मिलाते हैं तो हमें क्रिस्टल जालक की संरचना प्राप्त हो जाती है। तो यह क्रिस्टल जालक की बात हो गई। क्रिस्टल जालक कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसने दिया। अब इस क्रिस्टल जालक का नाम हम लोग ब्रेवे जालक भी कहते हैं। ब्रेवे ने बताया कि 14 प्रकार के फॉर्मेशन इसके हो सकते हैं। अतः चूंकि ब्रेवे ने दिया इसलिए इसको हम ब्रेवे जालक भी कहते हैं। इसकी 14 प्रकार की संरचना प्राप्त हो सके। इसकी संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। लेकिन मूल रूप से क्रिस्टल की संख्या जो होती है वह 7 होती है। इसी 7 के अंतर्गत व्यवस्था में परिवर्तित करते हैं तो 14 प्रकार के हमको जालक प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए इकाई सेल या एकक कोशिका, आप यह जानते हैं कि कोई भी बड़ा चीज या ठोस ऐसे ही सीधा नहीं प्राप्त हो जाता है। जैसे कि ठोस तक भी पहुंचने के लिए मैथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बिंदु निर्धारित करते हैं, बिंदु को मिलाते हैं तो हमें रेखा प्राप्त होती है, रेखा को मिलाते हैं तो हमें समतल प्राप्त होता है और समतल को मिलाते हैं तो हमें ठोस प्राप्त होता है। यानी कि जब हम समतल को एक साथ लगातार मिलाते हैं तो हमें ठोस की प्राप्ति होती है। अर्थात इकाई सेल या एकक कोशिका यह किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, वह सबसे छोटा रूप है जिसको हम एक दूसरे के साथ मिलाएं तो हमें वह क्रिस्टल तैयार हो जाए। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि पूरे मानव शरीर या किसी भी जैविक संरचना या किसी भी जीव का जो सबसे सूक्ष्मतम छोटा क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होता है जिससे पूरा शरीर प्राप्त होता है, वह सबसे छोटा जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है वह सेल कहलाता है, कोशिका कहलाता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा रचनात्मक इकाई, सबसे छोटा रचनात्मक इकाई क्या कहलाएगा, इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सबसे छोटा स्वरूप या वह सबसे छोटा प्रतिरूप जिसको पुनरावृत्ति करने पर हमें वह क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है, वही छोटा स्वरूप इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाता है। इसके जो होते हैं यह 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन होता है, एक आद्य एकक कोशिका होता है और एक केंद्रित एकक कोशिका होता है। तो आद्य एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका को जानने से पहले, इसको समझने से पहले हम पहले एकक कोशिका का गुण जानेंगे, तभी इसका निर्धारण कर पाएंगे। तो एकक कोशिका का गुण क्या होता है, यह तो जान गए कि उसका सबसे छोटा जो रचनात्मक इकाई होता है क्रिस्टल जालक का, वह एकक कोशिका कहलाता है। अब इसको, अब ठोस को व्यक्त करने के लिए, आप तो क्रिस्टल जालक में पढ़े हैं कि इसके कणों को हम कितने विमा में व्यक्त करते हैं, 3 विमा में। अब 3 विमा में व्यक्त करेंगे तो इसी का छोटा वाला इकाई है तो यह भी तो 3 विमा में व्यक्त होगा। जब 3 विमा में व्यक्त होगा तो इसमें यूनिट सेल इकाई कोशिका को मापने के लिए 3 अक्षों, 3 विमाओं की अनुदिश 3 परिमाण दिए जाते हैं लंबाई के। यानी कि x अक्ष के अनुदिश एक दिया जाता है, एक y अक्ष के अनुदिश दिया जाता है और एक z अक्ष के अनुदिश दिया जाता है। तो तीनों अक्ष पे तीनों किनारों की लंबाई मापने के लिए 3 विमा का प्रयोग करते हैं, 3 परिमाण का प्रयोग करते हैं जो क्रमशः a b c होता है। अब x अक्ष के अकॉर्डिंग मापने के लिए जो लंबाई प्रयोग करते हैं y अक्ष के अकॉर्डिंग b और z अक्ष के अकॉर्डिंग करते हैं उसको c कहते हैं। अब चूंकि अक्ष के अनुदिश यह लंबाई मापने के लिए प्रयोग में आता है, इसलिए इस तीनों पैरामीटर को, मापक को हम कहते हैं अक्षीय लंबाई। क्या कहते हैं, अक्षीय लंबाई। और इन तीनों अक्षों के बीच कोण बनता है, कोण बनता है। जैसे यह x अक्ष हुआ, यह y अक्ष हुआ, यह z अक्ष हुआ।
इसके बीच बनेगा कोण, इसके बीच बनेगा कोण और इसके बीच बनेगा कोण। तो यहां पे बनता है अल्फा, यहां पे बनता है बीटा और यहां पे बनता है गामा। यानी कि यहां पर अब तीनों जो किनारे जो मापते हैं उनके बीच बनने वाले कोण के द्वारा भी इसका माप होता है। यानी कि इसको कहते हैं हम अक्षीय कोण। किसी भी क्रिस्टल की संरचना में उसके संरचना को व्यवस्थित करने के लिए, निर्धारण करने के लिए, नामकरण करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको डिराइव करने के लिए हमें 6 पैरामीटर प्राप्त होते हैं। यानी कि 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण। यह सारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर होते हैं। तो 6 पैरामीटर होते हैं। लंबाई मापने वाले 3 पैरामीटर और कोण को निर्धारित करने वाले 3 पैरामीटर। यानी कि इन 3 कोण और 3 लंबाई के द्वारा ही हम उसका निर्धारण करते हैं। तो ऐसे यहां पर जो बनता है एकक कोष्ठिका, कुछ इस प्रकार से इसका निर्धारण करते हैं। यह आपका एकक कोष्ठिका हो गया, इसके द्वारा इसका निर्धारण हम लोग करते हैं। अब यहां से जो लंबाई मापते हैं वह ए बी सी हो गया, जो कोण मापते हैं अल्फा बीटा गामा हो गया। अब यह इसके पैरामीटर हो गए 6, जिसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। अब इसका प्रकार जानेंगे। तो प्रकार कितना हो गया? 2। एक हो गया आद्य एकक कोष्ठिका और एक हो गया केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका इकाई कोष्ठिका का वह प्रकार है जिसमें उसके सारे अवयवी कोण एकक कोष्ठिका के कोणों पर स्थित होते हैं। अब बताइए कि अगर यह एकक कोष्ठिका है तो इसमें कितने कोण होंगे? तो अगर आप जिस रूम में हो, जिस व्यवस्था में हो, उसमें आप देखिएगा तो कॉर्नर यानी कि शीर्ष जो होता है वह 8 होता है। तो आद्य एकक कोष्ठिका के जो अवयवी कण होते हैं उन 8 कोणों पर व्यवस्थित होते हैं। अर्थात आद्य एकक कोष्ठिका का वह प्रकार है जिसमें शामिल उसके अवयवी कण उसके सारे कोणों पर व्यवस्थित होते हैं। इसके अलावा केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या कहलाता है? तो केंद्रित एकक कोष्ठिका का वह प्रकार है जिसमें उसके अवयवी जो कण होते हैं वह कोणों के अलावे अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं। तो उसको कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इस केंद्रित एकक कोष्ठिका के हम जानेंगे 3 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 3। यह देखिए एकक कोष्ठिका में सतह यानी कि फलक, सरफेस जिसको कहते हैं, तो एकक कोष्ठिका में हो जाते हैं 6 सतह। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। यह बस याद रखना है। आगे पीछे 2 सतह, दाएं बाएं 2 सतह और ऊपर नीचे 2 सतह। कितने सतह हो गए? 6 सतह। तो इन 6 सतहों में पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका का वह प्रकार जिसमें कोष्ठिका के कोणों के अलावे अवयवी कण उसके अंदर बीच में होता है, तो उसको कहते हैं पिंड केंद्रित। इस पिंड केंद्रित का एक और नाम देते हैं हम, इसको अंतः केंद्रित भी कहते हैं। अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड, माने उसके भीतर एक ठो होगा उसके कोणों के अलावा, बस 8 कोणों पर होगा और एक ठो उसके भीतर होगा, उसको कहते हैं हम पिंड केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड। इसके अलावा फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड हो गया। यानी कि कोणों के अलावे जो अवयवी कण है उसकी सतहों पर होता है, फलक पर होता है, तो उसको हम फलक केंद्रित कहते हैं। 6 फलक पर होगा तो वह हो जाएगा फलक केंद्रित। अंत्य केंद्रित क्या होता है? तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका का वह प्रकार है जिसमें अवयवी कण कोणों के अलावे उसके आमने सामने के फलक पर होता है। आमने सामने के फलक पर होता है तो उसको हम अंत्य केंद्रित कहते हैं। थोड़ा एक बात समझ लें, जितने भी परिभाषा हम बोल रहे हैं आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इस सब का जरूरत आगे पड़ेगा। जब आप कॉपी में नोट किए रहिएगा तो आगे हम बताएंगे तो आप उससे मिला करके समझ सकते हैं कि हाँ यह इसके द्वारा ऐसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ यह हो गया एकक कोष्ठिका का प्रकार। अब जानेंगे कि इसमें एकक कोष्ठिका में शामिल परमाणुओं की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं, माने कितने परमाणु होते हैं। तो जब हमने यहाँ पे बताया कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं
वह किस रूप में होंगे? कण का मतलब क्या हुआ? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। यानी कि क्रिस्टल जालक जिसमें जो तैयार होता है उसमें शामिल होने वाले जो कण होते हैं ठोस के, वह अणु के रूप में हो सकते हैं, परमाणु के रूप में हो सकते हैं, या आयन के रूप में हो सकते हैं। जैसे आणविक ठोस का कण अणु के रूप में, धात्विक ठोस का कण परमाणु के रूप में, और आयनिक ठोस का कण आयन के रूप में होगा, सहसंयोजक ठोस का कण अणु के रूप में होगा। तो ऐसे जो भी कण मिलेंगे वह तीन ही प्रकार के होंगे, या तो अणु होगा, नहीं तो परमाणु होगा, नहीं तो आयन होगा। अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या निर्धारित कैसे करेंगे? तो आप देखा कोशिका में प्रत्येक कोणों पर परमाणु होते हैं, तो प्रत्येक 8 कणों से उसका 8वां भाग 8 से जुड़ेगा, यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि 1 आपका परमाणु इसमें पाया जाएगा। फलक केंद्रित में क्या होगा? तो 8 कोणों पर होता है, तो वह 8 कण 1/8 से क्रिया करेगा, तो यह 1 हो गया। अच्छा, फलक पर का कण अब आमने सामने से निर्धारित करेगा, तो यह 1/2, यानी कि यह इसका 3 हो जाएगा, यानी कुल मिला कितना हो गया? 4। और अंत्य केंद्रित में 8 को कोणों पर तो कण होता ही है, साथ में बीच में एक ठो होता है, तो 8 × 1/8 और बीच का 1 मिल करके हो जाएगा कितना? 2। यह हो गया अंत्य केंद्रित के लिए। यह परमाणुओं की संख्या हो गई। अब देखिए, हमने बताया, ऊपर ही बताया था कि क्रिस्टल कितने? 7 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन उससे 14 प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है, इसलिए हम 14 ब्रेवे जालक बनाते हैं, जालक की संरचना। तो उन 7 क्रिस्टलों के द्वारा हम 14 प्रकार के जो जालक बनते हैं क्रिस्टल, उसको जानेंगे कौन कौन बनते हैं। यहां पे निर्धारण कौन करता है क्रिस्टल का? तो यहां जो हम लोग पढ़े अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण, इसी के द्वारा हम निर्धारित करते हैं। यही पैरामीटर होते हैं जिससे हम क्रिस्टल का नामकरण करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो यहां देखिए, यह आपका अल्फा बीटा गामा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अक्षीय लंबाई हो गया। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। आप नाम याद रखेंगे, नाम से ही सबका निर्धारण हो जाएगा। इसमें 2 चीज याद रखना पड़ेगा, एक नाम और एक उदाहरण। नाम और उदाहरण याद रहेगा, यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं। भले ही यह थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको सोचिएगा तो इसमें कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। तो यह अक्षीय लंबाई, यह अक्षीय कोण हो गया, और यह अक्षीय लंबाई हो गया। ध्यान दें, हमको इसी 6 के आधार पर इसका काम करना है। पहला जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ जो प्रकार होता है वह घनाकार होता है। घन तो आप जानते हैं वर्ग से तैयार होता है, एक ठोस प्रकार है ना, जिसके सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि अक्षीय कोण बताइए, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होगा, और तीनों बराबर होगा किसके? 90 के। और तीनों भुजा बराबर होता है, यानी कि अल्फा ए बराबर बी बराबर सी। तो जैसे ही घनाकार आएगा आप समझ जाएंगे कि तीनों कोण बराबर, लेकिन किसके? 90 के। तीनों भुजा बराबर, वही घनाकार होगा। इसमें अब उदाहरण खाली याद रखना है। इसके अलावा द्विसमलंबाज। अब एक बात और, घनाकार है तो इसमें कितनी व्यवस्थाएं बनेगी? देखिए, एक आद्य बनेगा, एक अंतः केंद्रित बनेगा, और एक फलक केंद्रित बनेगा। देखिए, घनाकार के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के आपको जालक तैयार हो गए? 3 प्रकार के। ऐसे ही सब में बनेगा। द्विसमलंबाज, ध्यान दीजिएगा, द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, यानी कि 2 भुजा बराबर। लंबाज, अक्ष जो होगा, अक्षीय जो लंबाई हम लोग देख रहे हैं, अक्ष जो होगा वह लंब होगा। तो जब लंब होगा तो कोण क्या होगा? 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, द्विसम, 2 गो भुजा बराबर, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, लेकिन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि देखिए, सारा कोण 90 हो गया, और देखिए आप ए और बी 2 गो आपका लंबाई बराबर हो गया, तीसरा लंबाई बराबर नहीं होगा। यह हो गया कोण और अक्षीय कोण, और यह हो गया अक्षीय लंबाई। उदाहरण आपको खाली याद रखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के जालक तैयार होते हैं, एक आद्य हो गया, एक अंतः केंद्रित हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 गो ही हो गया, 2 गो ही हो गया, 5 गो हो गया। तीसरा में आइए, विषम लंबाज, इसको कहते हैं ऑर्थोरम्बिक्स। ध्यान दीजिए, विषम लंबाज, अक्ष तो लंब होगा, तो जब लंब होगा तो कोण सब क्या होगा? 90 डिग्री, लेकिन भुजा कोण बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विषम कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा सब हो गया 90, लेकिन भुजा कोणों बराबर नहीं। बस इसके नाम से ही हम लोग अक्षीय लंबाई अक्षीय कोण निर्धारित कर लेंगे। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है,
कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एकदम जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। और यह आपका उदाहरण हो गया, तो उदाहरण को खाली ध्यान में रखेंगे। यहां पर 4 प्रकार के बनते हैं, यानी कि चारों जो एकक कोशिका पढ़े हैं चारों के चारों बनते हैं किसमें? विषम लंबाक्ष में। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा क्रिस्टल है जिसमें चारों एकक कोशिका का निर्माण होता है, तो वह कौन है? विषम लंबाक्ष है, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक्स है। इसमें देखिए ये चारों हो गया। अब देखिए 3 2 5 4 9 प्रकार हो गया, हमको 14 चाहिए। त्रिसमनताक्ष, ध्यान दीजिए, यानी कि त्रिसम तीनों भुजा बराबर, लेकिन नताक्ष अक्ष बराबर, अक्ष लंब नहीं है, नतक्ष है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर होगा लेकिन 90 के बराबर नहीं होगा चूंकि लंब नहीं है, और तीनों भुजा बराबर। और यह उदाहरण हो गया। इस त्रिसमनताक्ष में कितने हो गए? एक स्वरूप कौन? आद्य। इसके बाद आ गया त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में देखिए, त्रिनताक्ष का मतलब हो गया कि इसमें न कोई भुजा ही बराबर होगा, किनारा ही बराबर होगा, और नहीं कोण ही बराबर होगा, यानी कि न तो अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, नहीं 90 के बराबर होगा, और तीनों भुजा भी बराबर नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा क्रिस्टल है जिसमें न तो अक्षीय लंबाई ही बराबर होते हैं और नहीं अक्षीय कोण ही 90 के बराबर होते हैं, नहीं अक्षीय लंब होते हैं, तो कौन होता है? त्रिनताक्ष, यानी कि ट्राइक्लिनिक। इसका उदाहरण याद रखना है। एक नताक्ष, इसमें एक होता है आद्य। एक नताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नताक्ष, एक नताक्ष का मतलब यह हो गया कि सिर्फ एक ही जो होगा वह 90 के बराबर नहीं होगा, अलग होगा, यानी कि बीटा नॉट इक्वल टू 90, नहीं तो अल्फा और गामा दो को यहाँ पे जो कोण होगा वह 90 के बराबर होगा। और यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है बराबर, इसलिए यहाँ पे कोई भुजा आपको कोई किनारा बराबर नहीं होगा, यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि यहाँ पर किनारा कोई बराबर नहीं। एक नताक्ष कह रहा है तो एक सिर्फ 90 के बराबर नहीं होगा, दो 90 के बराबर हो जाएगा। षटकोणीय, हेक्सागोनल षटकोणीय का मतलब होता है 6 भुजा वाला। अब देखिए आप जानते हैं 6 भुजा वाला जब आकृति आप बना देंगे तो आप जानते हैं कि इसके अंदर का कोण कितना होगा, अंदर का कोण कितना होगा, इसको निकाल सकते हैं आप, तो जानते हैं सब। कैसे निकालेंगे एक कोण का मान? सभी कोणों का जो मान होगा कितना होगा? सभी कोणों का योग, तो हम जानते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, इससे हम निकालते हैं। n भुजा का संख्या हो गया 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 18 चौका 72, 720 डिग्री, यानी कि षटकोणीय जो आपको आकृति होगा उसमें सभी कोणों का जो कितना हो गया 720। 6 कोण है, सभी बराबर होंगे, 6 से भाग दे दीजिए 720 में, 12 चौका 72, 120 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण कितना होगा 120। और षटकोणीय देश का आकृति कैसा होगा? सब पर जब ई खड़ा हो जाएगा भुजा, जब खड़ा हो जाएगा यानी कि इसके साथ 90 और इसके साथ 90, लेकिन सिर्फ एगो कोण जो होगा वह क्या होगा 120 डिग्री, तो एगो 120 हो जाएगा और दूगो 90 हो गया। और यहाँ पर अब षटकोणीय है तो जो खड़ा होगा यहाँ पे सब भुजा बराबर है, इसलिए दूगो भुजा बराबर, एगो जो खड़ा वाला भुजा होगा वह बराबर नहीं होगा, नहीं तो जो यह होगा षटकोणीय बनेगा तो इसके ऊपर जो आएगा यही आकृति आएगा षटकोणीय वाला ही, इसलिए ए बराबर बी, यानी कि दो भुजा बराबर होगा लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। इसके लिए उदाहरण हो गया। इस तरह से यह आपका भी कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। अब इसके बाद, इस क्लोज पैकिंग के बाद एक टाइप का न्यूमेरिकल हमको बताना है, एक टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ आपको मिलेगा और यहां से आपको समझने वाली बात है, बहुत आनंद आएगा। यह सब अगर आप थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकली इसको सोच करके पढ़िएगा, जैसे हम बता रहे हैं प्रैक्टिकली वैसे प्रैक्टिकली इसको सोच करके पढ़िएगा, थोड़ा सा कहीं दिक्कत नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। आप इसको पढ़ते रहिए, लगातार हमसे जुड़िए और आनंद उठाइए। धन्यवाद, पुनः अगले क्लास में मिलते हैं।